नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। इस मैप को ज़रा ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्या है ये मैप? तो मैप में भारत की अलग अलग नदियाँ दिखेंगी आपको और उस पे बने हुए बड़े बड़े बैराज जो हैं वो आपको दिखेगा। बैराज यानी कि जो डैम बनाया जाता है तो उसके पीछे का जो हिस्सा होता है वो बैराज जैसा होता है। जल का टंकी एक समझ लीजिएगा सामान्य भाषा में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ये 10th की ज्योग्राफी है। इससे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो जल प्रबंधन, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अगर आप एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़ रहे हैं और आप बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं या आपने पहले भी नहीं पढ़ा है और अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं आप लोग। ऐसा मत कीजिएगा कभी भी। एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िएगा। चेयरमैन जिस दिन रिटायर हो रहे थे अतुल प्रसाद जी, उनका वीडियो देख लीजिए। मैं तो बहुत छोटा सा टीचर हूँ, उनका वीडियो देखिए, वो भी यही बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए, कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए, रोज़ पढ़िए, तब जाके आपका सिलेक्शन श्योर हो सकता है। ओके, जब तक एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा। तो 10th की ज्योग्राफी में हम लोगों ने 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। आज नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट चैप्टर देखिए कौन सा है? जल संसाधन। जल संसाधन है। जल एक नवीकरणीय जल साधन है या अनवीकरणीय जल साधन? आपसे अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे आप? इस तरह से हम लोग इसको पढ़ेंगे कि छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, फैक्ट के साथ साथ जो बड़े उलझे हुए सवाल होते हैं उसको भी हम सॉल्व कर सके अंत में। मोटिव अभी पढ़ने का एक ही होना चाहिए, सवाल सॉल्व करना। अगर वो नहीं हो पा रहा है तो आप कितना भी पढ़ लें, अगर आप लिख नहीं पा रहे 10 लाइन, अगर आप सही से एमसीक्यू नहीं कर पा रहे हैं तो कोई पढ़ने का मतलब नहीं बनता है। अगर आप लिख नहीं रहे हैं अभी तो गलती कर रहे हैं, लिखिएगा ज़रूर। एनसीईआरटी आंसर राइटिंग का अपना अलग से ग्रुप चलता है, अगर उसका लेते हैं तो 6 मंथ का लीजिए, बहुत ही कम प्राइस पर आपको मिल जाता है 6 महीने के लिए और बहुत बेनिफिट होता है। पीटी के लिए फैक्ट क्लियर होने के साथ साथ आपका मेंस का भी हिस्सा तैयार होता है। जब मैं आपसे नवीकरणीय संसाधन लिखवाऊंगा और पीटी में भी वही पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से नवीकरणीय कौन से अनवीकरणीय संसाधन है, तो पीटी मेंस तो दोनों तैयार हुआ ना गुरु। इसीलिए लिख लिख कर पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी ग्रुप ज्वाइन करना हो तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर दूंगा। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। पृथ्वी पर जल चक्र है, जो 1000 लाख वर्ष पहले जल था ना, आज भी वही जल है। लेकिन जल चक्र का तात्पर्य होता है कि जल जो है वो एक चक्र में घूमती है। हो सकता है कि जो आपके बगल में भी गिलास में पानी रखा हुआ है वो कुछ समय पहले अमेजन के जंगलों में जो नदियां बहती हैं, अमेजन नदी, वहाँ पर वो बह रही हो, वहाँ से उसका वाष्पीकरण हुआ, वो बादल घूम फिर के हो सकते हैं अपने एरिया में आ गए, उसमें से वर्षा हुआ और वो नदियों में चले गए। नदियों से आपके घरों तक पानी का कनेक्शन पहुँचता है शहरी इलाकों में, या तो भौम जल में चले गए और वहाँ से आपने हैंडपम्प के द्वारा उसको निकाला है। जल चक्र कहा जाता है। जल की मात्रा जितनी 1000 वर्ष पहले थी उतनी ही आज भी है। तो फिर हम जल संकट की क्यों बात करते हैं? तो जो पीने का साफ पानी है वो अगर लवणीय हो जाएगा, जो साफ पानी है वो अगर लवणीय हो जाएगा या गंदा हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा, प्रदूषित हो जाएगा, आर्सेनिक यूरेनियम मिक्स हो जाएंगे उसमें, तो फिर क्या होगा? पीने का पानी का संकट क्रिएट होगा। अगर वर्षा नहीं होगी तालाब सूख जाएंगे, नदियाँ सूख जाएंगी, जो डैम होते हैं वो सूख जाएंगे, भौम जल में पानी खत्म होकर केवल लवणीय पानी बचेगा और वो भी प्रदूषित, तो फिर कैसे रहेंगे हम लोग? इसीलिए जल संकट की बात की जाती है। ओके, देखिए अगला क्या लिखा हुआ है कि यह अलवणीय जल हमें सतही अपवाह और भौम जल स्रोतों से प्राप्त होता है। भौम जल का मतलब है जो हैंडपंप में आप पानी निकालते हैं वो भूमि के अंदर जो छोटे छोटे चट्टानी भाग होते हैं उसमें पानी इकट्ठे रहते हैं। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है कि जिनका लगातार नवीकरण और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है, जो हमें प्राप्त होता है अपवाह से यानी कि नदियों से और भौम जल से। अगर वो भरेंगे नहीं फिर से तो फिर अगले साल कैसे प्राप्त होगा? और भरते कैसे हैं? वो वर्षा के माध्यम से भरते हैं, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। पहला ही सवाल मैंने आपसे पूछा, जल नवीकरणीय स्रोत संसाधन क्यों है?
क्योंकि वो रिसाइकल हो जाता है। आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा, वही सवाल जो मैंने पूछा था आपको, जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देश और क्षेत्र जल की कमी कैसे है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही कि 2025 से 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे? ये पहले का है, 2015 का एनसीईआरटी है, उस समय भविष्यवाणी था। अभी तो 1 साल बाद है 2025। जल की संकट से आप जूझ रहे हैं। अपने आस पड़ोस में देखिए, आप यूपी बिहार में रह रहे होंगे तो आपको नहीं फील होगा, ठीक है। बेंगलोर का भी न्यूज़ निकाल कर देखिएगा जरा, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बेंगलोर में अगर कोई रहते हो तो उनसे भी पता कीजिएगा, बेंगलोर भारी जल संकट से जूझ रहा है। ओके, जल के कुछ तथ्य और आंकड़ों को याद रखिए। विश्व में जल के कुल आयतन का 96.5% भाग महासागरों में पाया जाता है। 96.5% तो चला गया समुद्र में। समुद्र में यानी कि पीने योग्य नहीं होता है सामान्य तौर पर। खैर, इजराइल और भारत में भी, इजराइल से हमने प्राप्त किया, हमने कुछ ऐसी तकनीक बना ली है अब कि हम खारे पानी को साफ़ करके पीने लायक बना लेते हैं। तो वो भी जल भविष्य में तो हम उसका उपयोग करेंगे ही, ठीक है। केवल 2.5% अलवणीय है। 2.5% जो जल है उसमें सारी नदियाँ, सारे बर्फ़ के चट्टान, सारे भौम जल, उन सबको मिला दीजिए। यानी कि पृथ्वी पर जो जल है वही सबसे ज़्यादा मात्रा में है, बाकी सब कुछ उसके तुलना में कम है। विश्व में अलवणीय जल का लगभग 70% भाग अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड, पर्वतीय क्षेत्र, बर्फ़ की चादर, हिमनदों के रूप में है। अब देखिए, ये 2.5% में से भी 70% कहाँ पर चला गया भाई? इस 2.5% का 70%, परसेंटेज तो क्लियर होगा आप लोगों का। इस 2.5 में से 70% कहाँ चला गया? तो बर्फ़ के रूप में दुनिया भर में जहाँ जहाँ भी है। 30% थोड़ा सा कम भौम जल के रूप में है। अब इस 70 में से मान लीजिए 29% कहाँ पर चला गया? भौम जल, यानी कि भूमि के अंदर। बाकी 1% में ये नदियाँ वदियाँ जितनी दिख रही हैं ना आपको, वो सब कवर कर लीजिए, ठीक है। देखिए अगला क्या, भारत विश्व की वृष्टि का 4% हिस्सा प्राप्त करता है। विश्व में वर्षा का 4% वर्षा हमारे यहाँ, या कि 100 लीटर वर्षा होती है पूरे दुनिया भर में, तो 4 लीटर भारत में, जो कि कम नहीं है। प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता के संदर्भ में विश्व में इसका 133वां स्थान है। हमारी जल उपलब्धता में कोई अच्छी स्थान नहीं है। हमारी आबादी इतनी ज़्यादा, इसलिए पानी कम पड़ जाता है, ठीक है। भारत में कुल नवीकरणीय योग्य जल संसाधन 1897 वर्ग किलोमीटर प्रति वर्ष अनुमानित है। भविष्यवाणी के 2025 तक भारत का बहुत बड़ा हिस्सा जल संकट से जूझेगा, और उस भविष्यवाणी में ही हम लोग जी रहे हैं, यानी कि 2025 में हम लोग पहुंचने वाले हैं। जल दुर्लभता, जल संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि जल जो है प्रदूषित हो रहा है। जल के विशाल भंडार, इसके नवीकरणीय योग्य गुण के होते हुए यह सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। ये सोचना मुश्किल है, लेकिन हमें सामना तो करना पड़ रहा है। क्यों? वर्षा जल को हम लोग संरक्षित नहीं करते हैं, नदियों को प्रदूषित कर देते हैं, पानी बहा के छोड़ देते हैं। दिल्ली में मुफ्त में पानी मिलता है, इतने लोग पानी बर्बाद करते हैं कि क्या बोलूं। मेरे हिसाब से पानी की एक लिमिट के बाद एक लीटर भी मुफ्त नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब कि आपके ऊपर पैसे का दबाव होगा तब आप पानी कम खर्च करेंगे, ठीक है। जल के विशाल भंडार के हमें, जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं, हमें तत्काल ही क्या है, कम, एक मिनट कहाँ गया इसके आगे का, कम वर्षा वाले क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहारियों के चित्र चित्रित हो जाते हैं। जैसे ही आपसे कोई बोलता है सूखा इलाका, तो आप अपने इलाके को कभी नहीं सोचते हो, क्योंकि हमें तो नहाने धोने खाने पीने के लिए पानी मिल रहा है। आप तो सोचते हो हमारी समस्या थोड़ी ना है, और आएगी भी नहीं समस्या। धैर्य रखिए, समस्या आप तक भी पहुंचेगी। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है। समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता है, यानी कि हो सकता है एक ही समय में बिहार का उत्तरी भाग डूब रहा हो तो दक्षिण बिहार वाले जो हैं वो उनको बारिश ही ना प्राप्त हो, है ना। तो इस कंडीशन बन सकता है। परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अति शोषण, अत्यधिक प्रयोग व समाज के विभिन्न वर्ग में जल की असमान वितरण के कारण से होती है। एक और इजराइल का उदाहरण दिया इन्होंने। 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले देश में जल की कोई अभाव नहीं है। दूसरी ओर 114 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले हमारे देश में सूखा पड़ता है प्रतिवर्ष। यानी कि जिसके पास जिस चीज़ का अभाव है ना गुरु, वो उस चीज़ के महत्व को समझता है। अगर आपके पास में जल नहीं होगा तो जल के महत्व को आप लोग समझेंगे। राजस्थान के जो पश्चिमी इलाके के लोग हैं वो जल को बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन आप जल को बर्बाद करते हो क्योंकि आपके पास में उपलब्धता है।
ठीक है, तो ये क्या बता रहा है कि इजराइल के पास जो जल की कमी है ना, तो उसने पर ड्रॉप के हिसाब से खेती में सिंचाई करना शुरू किया। जितनी आवश्यकता है उतनी ही डालो। अपने यहाँ रात में पाइप खोल के सो जाएंगे, सुबह उठ के पाइप बंद करेंगे खेती में, है ना, यही तो करते हैं ना, बार सिंचाई बोलते उसको। तो ये क्या दिखाता है कि हमारे यहाँ जल का मैनेजमेंट बहुत ही खराब है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्कन मार्क के अनुसार जल की कमी तब होती है जब प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिवर्ष 1000 से 1600 घन मीटर के बीच जल उपलब्ध होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जल की कमी कहते हैं। क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद वहाँ जल की दुर्लभता हो? हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। उदाहरण पहला, बेंगलोर झीलों का शहर हुआ करता था, लेकिन हमने उन झीलों को गटर बनाकर छोड़ दिया। दिल्ली नदियों का शहर है, बहुत सारी नदियाँ थी यहाँ पर। सोचिए वो सारी नदियाँ आज अगर अपने मूल परिदृश्य में रहती तो कितना खूबसूरत शहर होता दिल्ली। ठीक है, तो क्या दिखा रहा हूँ मैं, ये झरने, झील, नदियाँ, हमने इनको, इंसानों ने तबाह बर्बाद कर दिया है और हम जल के लिए भटकते रहते हैं। अतः जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या, उसके परिणामस्वरूप जल की बढ़ती मांग, उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। जल अत्यधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जन संसाधनों का अतिशोषण करके सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जब जनसंख्या बढ़ती है तो पीने के पानी के साथ साथ, नहाने धोने के पानी के साथ साथ भोजन उत्पादन भी अधिक करना पड़ेगा। क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है, अधिक लोगों को भोजन चाहिए, उसके लिए भी हमें जल की आवश्यकता ज़्यादा होगी, है ना। तो यानी कि दो तरफा मार झेलना पड़ता है, और ऊपर से हम जल संसाधन को सही तरीके से कंजर्व भी नहीं करते हैं तो नुकसान तो होगा ही। आपने टेलीविज़न में विज्ञापन देखा होगा, बहुत से किसान खेत पर अपने निजी कुएं, जलकूपों से सिंचाई करते हैं। हरित क्रांति ने जितना नुकसान पहुंचाया है ना प्राकृतिक संसाधनों को, उतना किसी ने भी नहीं पहुंचाया। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पेट हमारा भर दिया, थाली में हमारे भले ही गेहूँ पहुँच गए, लेकिन बहुत नुकसान पहुँचाया है। उत्तर भारत का जो बेल्ट है वो कैंसर का बेल्ट बन गया, क्योंकि अत्यधिक खाद का उपयोग किया गया इसमें। जल जो है, हरियाणा और पंजाब, ये कहाँ से जल वाले इलाके हो गए। चावल उत्पादन तो बिहार बंगाल में होता था, क्योंकि बारिश होती थी वहाँ पर अच्छी खासी। पंजाब हरियाणा में कब से बारिश होने लगी, लेकिन चावल उत्पादन करते हैं वहाँ के किसान। कैसे करते हैं, तो ज़मीन से पानी खींच कर करते हैं। इस कारण से वहाँ के भौम जल जो है वो इतने कम हो गए, क्या ही बोलना, है ना। तो ये क्या है, दिखाता है कि हमने क्या किया, एक चीज़ को लेकर, पेट भरने को लेकर हमने पानी का अतिशोषण किया है, प्रकृति को नुकसान पहुँचाया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिक शहरीकरण विकास हुआ, जिसके पश्चात जल का अत्यधिक उपयोग बढ़ा और जल को हमने प्रदूषित भी किया। वर्तमान समय भारत में कुल विद्युत का लगभग 22% भाग जो जल विद्युत से प्राप्त होता है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या, जनसंख्या, शहरी जीवन शैली के कारण केवल जल व ऊर्जा का आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है। आपूर्ति उनसे समस्याएं और भी ज़्यादा गहरी हुई हैं। इसके साथ साथ हमने डैम वगैरह बनाए, तो डैम जो होता है कहीं ना कहीं जल का संरक्षण भी करता है। किस प्रकार से, जो मीठे पानी है, जो नदियों के पानी होते हैं, उनको समुद्र में मिलने से भी रोकता है डैम। इससे क्या होता है, वो पानी खारे पानी में नहीं बदल जाती है। उसका हम उपयोग फिर सिंचाई के लिए और शहरों को पानी देने, जैसे भोपाल के लिए भी एक डैम है, जैसे अलग अलग शहरों के लिए, जैसे नर्मदा सागर जो डैम बनाया गया, उससे किसको पानी दिया है, तो देखिए कभी हर शहर के लिए पानी का स्रोत होता है जहाँ से उस शहर में पानी आती है। यदि आप शहरी आवास समितियों, कॉलोनियों पर नज़र डालेंगे तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित यहाँ पर होगा किए गए हैं। इनमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संसाधन का अतिशोषण हो रहा है, इनकी कमी होती जा रही है। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की बात की है, अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण से हो सकती है। जैसे बिहार का, ये भारत का मैप है, भारत के मैप में ये पूर्वी प्रदेश, ये आर्सेनिक की समस्या से जूझ रहे हैं। किसकी समस्या से, आर्सेनिक। अगर आप उत्तरी बिहार में रह रहे हैं तो आपके आस पड़ोस में कोई न कोई जान पहचान में कैंसर से पीड़ित जरूर होंगे। भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन होते हैं सामान्य तौर पर। वो जल की कमी है, वो जल की समस्या है। आपने देखा होगा शरीर सूख जाता है, हेपेटाइटिस बी और भी जो तरह तरह की बीमारियाँ उत्तर बिहार में खास तौर से ये चीज़ परेशान कर रहा है ना। जहाँ पर जल ज़्यादा है वहाँ पर आर्सेनिक की मात्रा भी बहुत ज़्यादा है। बंगाल में भी ये चीज़ देखा गया है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, ये कहीं न कहीं बीमारी का कारण भी बने हैं, यानी कि जल होते हुए भी प्रदूषित है। ठीक है,
और कई सारे लोग हैंडपंप का पानी डायरेक्ट तो अब नहीं ही पीना चाहिए, अब वो समय आ गया है। मुझे भी पता है कि आप कई सारे लोग इमोशनल हो जाते हैं, हैंडपंप कैसे छोड़ दें, वही तो असली पानी है। नहीं है वो असली पानी गुरु, ध्यानपूर्वक देखो, समझो जरा कि उसमें आर्सेनिक मिक्स हो गया है, कई सारे प्रदूषक चीज़ें मिक्स हैं उसमें। भले ही पीने में आनंद आता है, ठंडा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो नुकसान भी करता है अब आपको। ओके, पहले का ज़माना अब नहीं रहा, 2025 में हम लोग जी रहे हैं। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता का कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यह चिंता का विषय बनता जा रहा है। लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू औद्योगिक अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशक और तरह तरह की चीज़ों के कारण से जल जो होते हैं वो खतरनाक होते जा रहे हैं। भारत की नदियाँ, विशेषकर छोटी सरिताएँ, जहरीली धाराओं में परिवर्तित हो गई हैं, जिसका एक उदाहरण दिल्ली की नदियाँ हो सकती हैं। दिल्ली की जो नदियाँ थी अब उनको नालों के नाम से जाना जाता है। जिन जिन जैसे नजफगढ़ नाला बोल देते हैं लोग, वो क्या था, वो नदियाँ थी जिनको नाला बना दिया हम लोगों ने, हम इंसानों ने नुकसान किया है। तो इसका ध्यान में रखिएगा। और बेंगलोर का उदाहरण तो मैंने पहले ही दे दिया कि वो झीलों का शहर हुआ करता, तो बहुत सारी झीलें थी वहाँ पर। बेंगलोर प्राकृतिक रूप से बहुत ही खूबसूरत जगह पर स्थित है, जहाँ पर 12 महीना मौसम भी अच्छा रहता है और जल की उपलब्धता भी थी। लेकिन जब हम इंसान वहाँ पर बसने शुरू हुए तो हमने क्या किया, झील जो हैं उसको ख़राब करके रख दिया, या तो उसको भर के घर बना लिया। और प्रकृति तो मौसम वैसा ही है कदाचित, अभी भी उसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं आया है। आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधन का संरक्षण प्रबंधन करें। ठीक है भाई, हम जल को संसाधित को क्या करेंगे, तो प्रबंधन करेंगे और अपनी आजीविका उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्र को निम्नीकृत यानी कि डिग्रेडेशन होने से बचाएं, खराब होने से बचाएं। इतना तो समझ में आ गया होगा। कौन कौन सी समस्याएं मैंने गिना दी हैं आपको। पहला तो गिना दिया कि प्रबंधन सही से ना हो, सारे के सारी पानी क्या हो जाए, खराब हो जाए। दूसरा, केमिकल, जिसका उदाहरण बिहार का दिया। उसके बाद से नदियों को नालों में बना दिया, जिसका उदाहरण दिल्ली को दिया। झीलों को हमने बर्बाद कर दिया, जिसका उदाहरण बेंगलोर शहर है। और भी बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हो सकते हैं। जल प्रबंधन में भी कुछ शहरों ने शानदार काम किया है अपने देश में। चेन्नई उसका सबसे शानदार उदाहरण है, जहाँ पर वर्षा के जल को संचित करने का लोगों ने जुनून सा एक उठाया। और उसके पश्चात चेन्नई शहर, जो कभी जल को लेकर बहुत परेशान था, आज जल में वो आत्मनिर्भर शहर है। शानदार उदाहरण है, पूरे दुनिया भर में उसका केस पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अपने दिन प्रतिदिन के अनुभव के आधार पर जल संरक्षण के लिए संक्षिप्त प्रस्ताव लिखें। बच्चों के लिए हैं ये, लेकिन बड़े लोग भी नहीं समझ पाते हैं सब चीज़ें। तो बहुउद्देश्य नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। बहुउद्देश्य क्यों कहा जाता है? बहु का मतलब मल्टी, ठीक ना। इसका मतलब होता है कि एक उद्देश्य से नहीं, बहुत सारे उद्देश्य। यानी कि एक डैम बनाया हमने, पानी घेर दिया। पानी, यहाँ पर डैम का मतलब क्या होता है, नदी जो बह रही थी बीच में ऊंचा सा हमने क्या किया, बांध बना दिया, जिससे नदी के पानी जो रुक गए। यही तो होता है डैम। और क्या होता है, बचपन में आपने किया है, कहीं से पानी बह रही हो, आपने बीच में पैर रख दिया हो, तो पानी के थोड़ी देर तो आपका पैर रोक लेता है, लेकिन फिर पानी इधर उधर से निकल जाती है। हम क्या करते हैं, हम डैम को इस तरह से बनाते कहीं से भी पानी निकल ना पाए, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ते रहते हैं। तो वही तो डैम होता है, पानी जमा हो गया। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पर्यटन कर सकते हैं, पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा, सिंचाई के लिए यहाँ से पानी को डाइवर्ट कर सकते हैं, दूसरा उद्देश्य हो गया। पीने के लिए पानी का उपयोग कर सकते हैं, तीसरा उद्देश्य हो गया। तीन उद्देश्य। चौथा क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम धीरे धीरे पानी छोड़कर बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इसीलिए डैम को कई बार, जो छोटे डैम होते हैं उनको बड़ा ही अच्छा स्रोत माना जाता है, पर्यावरण के लिए हितैषी भी माना जाता है उनको। क्यों? थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन क्यों माना जाता है? क्योंकि शुद्ध 100% ग्रीन एनर्जी हमें प्राप्त होती है। कोई भी कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है यहाँ पर, है ना। किसी भी चीज़ को खास तौर पर बड़े नुकसान भी नहीं पहुँच रहे हैं। हाँ, नदी का जो प्रवाह है उसको नुकसान ज़रूर पहुंचता है, नदी के जो जीव हैं उनको नुकसान थोड़े बहुत ज़रूर पहुंचते हैं। बाकी जो है ये बहुउद्देश्य इसीलिए कहा जाता है, पीने के पानी से लेकर सिंचाई तक, पर्यटन से लेकर बिजली तक, हर चीज़ यहाँ पर होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है कि हम जल का संरक्षण प्रबंधन कैसे करें। पुरातत्व, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज में पता चला है कि हमारे पूर्वज जो थे, हड़प्पा काल, आज से 5000 वर्ष पहले, वो भी जल प्रबंधन शानदार तरीके से करते थे। उतना बढ़िया तरीका तो आज भी नहीं है गुरु। हड़प्पा पर जो संसद टीवी है, अब तो उसका नाम हो गया संसद टीवी, हड़प्पा पर और देश के बहुत सारे अलग अलग जगहों पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ है इनका।
ज़रूर देखिएगा, नेशनल ज्योग्राफी का भी है, ज़रूर देखा कीजिए। इसी तरह की चीज़ों को देखिए, रील कितना देर देखेंगे तो आपका आप पता चलेगा कि हड़प्पावासी किस वैज्ञानिक विधि से जल का प्रबंधन करते थे। अद्भुत नमूना है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ओके, तो हमारे जो पूर्वज थे वो जलाशय, नदियों पर बांध छोटे छोटे और झील, तरह तरह की चीज़ों के माध्यम से जल का प्रबंधन करते थे। अब हमारे इतिहास से हमें क्या पता चलता है कि देखिए ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। ईसा से 1 शताब्दी पहले इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगवेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उत्कृष्ट जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। श्रृंगवेरा, अब यही पूछ लेगा आपसे तो आप बोलोगे कहाँ से पूछ लिया, आज तक तो हमने कभी नहीं पढ़ा। एनसीईआरटी का हिस्सा है, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी में इतिहास के फैक्ट लिखे हुए हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहत स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्र का निर्माण करवाए। कहाँ, इतनी बार आपने पढ़ा है। एक झील से जुड़े हुए 4 लोगों का नाम आता है। सुदर्शन झील, कहाँ पर, गुजरात में। सुदर्शन झील का नाम सुना है आपने, जिसका मरम्मत बाद में रुद्रदामन ने करवाया था, आपने पढ़ा होगा। शासक रुद्रदामन, सम्राट अशोक ने भी उसका पुनः निर्माण करवाया और चंद्रगुप्त ने तो उसको बनवाया ही था। ये क्या पता चलता है आपको, सुदर्शन झील जो है वो शानदार रहा है, उसका इतिहास, सारे शासकों ने उसके मरम्मत करवाई। क्यों करवाई, क्योंकि जल प्रबंधन का बेहतरीन। आपने बावली का नाम सुना है, जैसे दिल्ली अगर आप आएंगे कनॉट प्लेस के पास में एक बावली है, पीके मूवी में जिसको दिखाया। बावली क्या होते थे भाई, जल संरक्षण के लिए केंद्र होता था, कुएं जैसा होता था, सीढ़ीदार, सीढ़ी नुमा, जिसमें शानदार तरीके से जल को स्टोर करके रखा जाता था, जिससे जल ज़्यादा वाष्पित भी ना हो और सुरक्षित रहे, साफ़ सुथरा रहे। बावरी बहुत गहरे गहरे हुए हैं, और भी बहुत सारे गुजरात में तकनीकें हैं। उसके साथ साथ देखिए कलिंग उड़ीसा, नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश, बेन्नूर कर्नाटक, कोल्हापुर महाराष्ट्र, उत्कृष्ट सिंचाई तंत्र होने के सबूत मिले हैं। अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में से एक भोपाल झील 11वीं शताब्दी में बनवाई गई। भोपाल का झील, भोपाल शहर का आज भी जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है वो वहाँ पर भोजताल है। तो वो झील जो है वो मानव निर्मित झील है गुरु, इंसानों ने बनवाया है उसको। ठीक है, क्यों बनवाते थे राजा महाराजा लोग। अगर आप हिंदुस्तान के कल्चर की बात करेंगे, धर्म से ज़्यादा कल्चर, उसमें था कि भाई पुण्य काम करना है तो सड़क किनारे पेड़ लगवा दो, कुएं खुदवा दो। ये क्या होता था, जल संरक्षण की तकनीक होती थी। ठीक है, 14वीं शताब्दी इल्तुतमिश ने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास एक विशिष्ट तालाब बनाया। दिल्ली अगर आते हैं या दिल्ली में रह रहे हैं तो हौज खास ज़रूर घूमना चाहिए, शानदार जगह है घूमने के लिए, बहुत ही बड़ा सा इलाका है हौज खास। वहाँ पर फिरोज शाह तुगलक का मकबरा भी वहीं पर है, और उसका उर्दू का, फारसी का विद्यालय उसने बनवाया था, वो भी वहीं पर है। सनसेट देखने के लिए लोग जाते हैं, अच्छा जगह है इंटरटेनमेंट के लिए। हौज खास बहुत ही खूबसूरत जगह दिल्ली में, तो ये भी उसी ने बनवाया था। और कहाँ पर, तो दिल्ली में। ये देखिए एक डैम का हीराकुंड बांध, पता ही है आपको, भारत की लंबाई में सबसे लंबी बांधों में से एक है। किस नदी पर है गुरु, तो महानदी पर है। महानदी पर उड़ीसा में बनाया गया है, उड़ीसा में बनाया गया है। महानदी पहले बहुत बाढ़ लाती थी, जिसको बनाया गया। बांध क्या है, ये हमें जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे करते हैं। परंपरागत बांध नदियों, वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद उसे खेत की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे। आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे उद्देश्य जैसे विद्युत उत्पादन, घरेलू औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन, मछली पालन, सब कुछ होता है। इसीलिए इसको बहुउद्देशीय कहा जाता है। ठीक, इसके लिए इसको बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है, जहां एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई दोनों के काम में आती है। भाखड़ा नांगल परियोजना का उदाहरण जरूर लिखिएगा जहां भी बांध की चर्चा हो तो। और एक चीज़ बोलूँगा, एनसीईआरटी के वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कम लोग देखते हैं इसको। अभी ऑनलाइनर फैक्ट में लूसेंट घटना चक्र लेकर बैठ जाऊँ, देखिए कितने सारे लोग आ जाएंगे। लोग पढ़ने से भाग रहे हैं। बीपीएससी स्टूडेंट की एक खास तौर से कमी देखी है मैंने। डिटेल्ड लेक्चर अगर उनको प्रोवाइड करवाओ आप घंटे घंटे 2-2 घंटे का, तो कहीं न कहीं कतराते हैं वो। ऑनलाइनर फैक्ट अभी मैं रटवाऊँ तो आ जाएंगे, जबकि यही सबसे आपके सवाल बनेंगे। एग्ज़ाम होने दीजिए, फिर 10 दिन के लिए लोग जागते हैं, फिर से सो जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं गलत एक परिपाटी है। पढ़ने का ये तरीका नहीं होता है। पढ़ने का तरीका होता है रेगुलर और डीप लर्निंग। ठीक है, उदाहरण के तौर पर सतलुज ब्यास बेसिन में भाखड़ा नांगल परियोजना, इसका उदाहरण दे दिया। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। क्या है तो वही मैंने बताया ही आपको। बांध क्या होता है, बहते हुए जल हैं, ये नदी जल बह रही है, यहाँ पर हमने ऐसे डैम बनाया जाता है हमेशा, ताकि मजबूत हो, और पीछे से इसको जोड़ा जाता है। ठीक है, डैम की इंजीनियरिंग बहुत ही हाईटेक इंजीनियरिंग होती है।
कॉम्प्लेक्स होती है डैम बनाना। डैम बनाने का काम बहुत जटिल होता है, मैं ये कह रहा हूँ। फिर इसमें छोटे छोटे द्वार बनाए जाते हैं, इसके ऊपर से सड़क बनाए जाते हैं जिससे लोग घूम सके, यहाँ पर आके सेल्फी ले सकें, रील बना सकें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकास समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया। पंडित नेहरू जी ने इसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। किसको? भाखरा नांगल डैम को। हुआ क्या था, क्यों कहा था उन्होंने मंदिर? राजेंद्र प्रसाद जी गए थे सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में, तो नेहरू जी नहीं गए। उन्होंने बोला कि हम तो सेकुलर हैं, हम नहीं जाएंगे मंदिर के उद्घाटन में। राजेंद्र प्रसाद जी ने बोला कि आप सेकुलर हो या कुछ भी हो, मंदिर के उद्घाटन में जाने से आपका सेकुलरिज्म थोड़ी ना खतरे में पड़ेगा। उसके बाद गए नेहरू जी भाखरा नांगल डैम पर। वहाँ पर उन्होंने बोला कि भाखरा नांगल डैम जो है वो तो क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर यही है। तो ये क्या दर्शाता है कि हमने विज्ञान के साथ साथ आध्यात्म को भी रखा। राष्ट्रपति हमारे गए मंदिर में, प्रधानमंत्री गए डैम पर। ठीक है भाई, दोनों चीज़ तो सही ही है, और वाकई डैम आधुनिक भारत का मंदिर हो सकता है। किस प्रकार से? तो ये आपको जीवन का आधार प्रदान करता है, बिजली से लेकर पानी तक प्रदान करता है। ठीक है, तो एक ईश्वर का आशीर्वाद ही तो होता है। ठीक, उनका मानना है कि इस परियोजना के चलते कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, नगरीय व्यवस्था समन्वित रूप से विकास हो करेगी, और ये सही भी था। देखिए क्या लिखा हुआ है, अपने आसार में फसलें बोई हैं, हम भद्रा में भादु लाएंगे, बाढ़ से दामोदर फैल गई है, नाव इसमें नहीं चलेगी। दामोदर नदी के बारे में बोला गया है। दामोदर नदी घाटी में बहुत ही भीषण स्तर के बाढ़ आते थे, तो उस पर जब डैम बनाया गया उसके बाद वो दाम नदी जो है, कभी बंगाल का शोक हुआ करती थी, वो नदी जो है बंद गई, और उसके पश्चात से उस नदी ने कभी बाढ़ नहीं लाया। फिर पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए हैं। प्राकृतिक कारणों से बहुत सारे लोग बांध वगैरह का विरोध करते हैं, क्योंकि कई सारे पर्यावरणीय नुकसान भी इसका देखा गया है। बहुउद्देशीय परियोजना, बड़े बांध नए सामाजिक आंदोलन जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, टिहरी बांध के आंदोलन के कारण भी बन गए। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण से होता है। क्यों होता है? अब जब बांध बनता है, जब किसी नदी को घेरोगे ना आप, तो ये बैराज बहुत ही बड़े बैराज होते हैं। आस पड़ोस के जो गांव होते हैं वो डूब जाते हैं, पूरा का पूरा बसा बसाया पूरा गांव डूब जाता है जब ये बांध बनते हैं। तो बिल्कुल सुन रहे हैं आप, सही सुन रहे हैं। तो स्थानीय लोग जो होते हैं वो कहीं न कहीं शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे हमारी सांस्कृतिक रूप से क्षरण हो जाता है हमारा। जो टिहरी के मूल निवासी लोग थे, नया टिहरी बसाया गया, पुराना टिहरी तो गायब हो गया, डूब गया पूरा पानी में। और टिहरी को लेकर इसलिए आंदोलन हो रहा था क्योंकि उत्तराखंड में टिहरी बना हुआ है, और वो भूकंप के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव क्षेत्रों में से कि भूकंप जोन 5, और वो जो डैम है वो भूकंप जोन 5 में इतने बड़े डैम का निर्माण नहीं करवाना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ मानते थे। क्योंकि कभी अगर भूकंप आया तो पूरा का पूरा बांध जो है वो नीचे आ जाएगा टूटकर, और उत्तराखंड का बहुत बड़ा हिस्सा बह के कानपुर और पटना में पाया जाएगा। तो इसलिए भी उसका विरोध किया जा रहा था। ये कुछ रिपोर्ट है जो आपको नहीं पढ़ना है, इस तरह से ये पढ़ के क्या करेंगे, आउटडेटेड है ये। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया, जहां किसान जल गहन व वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं का लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो रहे हैं। देखिए, जब आप सिंचाई पंजाब में घर घर तक पहुंचने लग गया, तो जिस पंजाब के किसानों को धान नहीं उपजाना चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा वो पानी लगता है उसमें, और वर्षा तो पंजाब में कम होती है, तो वो पंजाब के किसान जो है उनका कृषि पैटर्न बदल गया और उन्होंने धान गेहूं की ओर ज़्यादा उन्मुखता अपनी दिखाई, जिसके कारण से पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान हुआ, और अति सिंचाई से मिट्टी को भी नुकसान हुआ है। देखिए क्या है, और इससे अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमि हुओं में सामाजिक दूरी बढ़ाकर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करता है। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान नगरीय क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव उदारू हो गए थे। कई बार इस तरह के विभेद भी देखे जाते हैं। अब टिहरी जो बांध बनाया गया, सुनिएगा किस्सा पूरा बताता हूँ मैं। वो बांध जब बनाया गया तो उसका बिजली का सप्लाई दिल्ली और हरियाणा को किया जाता है। उत्तराखंड को तो उतनी मात्रा में बिजली नहीं मिली। जो दूरस्थ इलाकों पहाड़ों में लोग रहते थे उनके घर तो बिजली अब जाके पहुंच रही, जबकि टिहरी का निर्माण कब संपन्न करवा लिया गया था। तो ये भी कहीं ना कहीं एक दूसरा पक्ष है जिसको संबोधित करने का ज़रूरत है भाई, कि इस चीज़ पर भी ध्यान दिया जाए। इससे कहीं ना कहीं कलह भी बढ़ता है। देख सकते हैं भारत भाखरा नांगल है, यहाँ पर रिहंद है, यहाँ पर कोनार है,
और यहाँ पर पंचेत बांध है, मैथान बांध है, टिहरी बांध है और बहुत सारे राणा प्रताप, गांधी सागर, ये सब के सब चंबल नदी पर बांध बनाए हुए हैं। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर है, गोदावरी पर प्रवरा है और यहाँ पर भी बांध देख सकते हैं, बहुत सारे बांध हैं, नागार्जुन सागर और भी बहुत सारे बांध हैं। छोटे बड़े भारत में 500 से ज़्यादा भी बांध हैं। देखिए अगला क्या लिखा हुआ, क्रियाकलाप दिया हुआ है। नदी परियोजनाओं का उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर। यह एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के बनाए जाते हैं उनके जलाशय एवं तलछट जमा होने से बाढ़ आने का कारण बन जाता है। बांध जो होते हैं वो पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, तो जब आप पानी को किसी पात्र में इकट्ठा करते हो तो क्या होता है, धीरे धीरे पानी की गंदगी बैठ जाती है और पानी ऊपर का साफ हो जाता है। यही तो होता है ना, उसी को बोला जाता है तलछटी में क्या गाद जम जाते हैं। उस गाद जमने के कारण बांध का अगर रेगुलर रूप से मरम्मत साफ सफाई नहीं किया जाता तो क्या होगा, जिस बांध को बाढ़ रोकने के लिए बनाया जाता है वही कई बार बाढ़ के कारण भी बन जाते हैं। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए टॉपिक क्या दिया हुआ है, ये पहले के एग्जाम्पल है, ये सब नहीं पूछा जाएगा आपसे। वर्षा जल संग्रहण, अब इसका अलग अलग तकनीक है। भारत में पौराणिक काल से ही, पुराने ज़माने से ही भारत में वर्षा जल संग्रहण की अलग अलग तकनीक रही है। वर्षा संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तंत्र पर व्यवहार्य विकल्प हो सकते हैं, मतलब कि सही विकल्प हो सकते हैं। इसमें हम लोग मुख्य रूप से नाम को देखेंगे कि कौन कौन सी विधि कहाँ कहाँ पर प्रचलित है। लोगों को वर्षा पद्धति, मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था पहले के लोगों को। उन्होंने स्थानीय पारिस्थितिक परिस्थितियों और पारिस्थितिकीय परिस्थिति, इकोलॉजिकल कंडीशंस के आधार पर वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए। अब तरीके कौन सा, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने, जो पर्वतीय क्षेत्र होते वहाँ पर लोगों ने गुल अथवा कुल, पश्चिमी हिमालय, अब हिमालय ये है पश्चिमी हिमालय, ये हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, ये सब पश्चिमी हिमालय के भाग हो गए। पश्चिमी हिमालय प्रदेश में इसको क्या कहा जाता है, कुल अथवा गुल जैसी वाहकाएँ नदी का धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई हैं। जो छोटी छोटी नदी की धाराएं होती हैं उनसे तोड़कर अपने खेतों की तरफ मोड़ कर ले आते हैं, उसको गुल या कुल कहा जाता है। अब आपसे यही पूछ लेगा कि पश्चिमी हिमालय में एक पुरानी प्रथा प्रचलित है जिसका नाम है कुल या गुल, ये किससे संबंधित है, तो फिर आप वहाँ पर क्या देखोगे, हिमालय कहाँ पर पाया जाता है, फिर आप लगाओगे जय माता दी रॉक, बी आंसर, और फिर -1/3। इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए इन चीज़ों को, यही वो छोटे छोटे छुपे हुए फैक्ट हैं जहाँ से आपके सवाल बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसी वाहकाएँ नदी के लिए रास्ता बदल कर ले आते हैं। पश्चिम भारत विशेषकर राजस्थान में पीने के पानी एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम है, जहाँ पर छत पर जब बारिश होती है तो उसको इकट्ठा करके ज़मीन के अंदर में छुपा दिया जाता है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहकाएँ बनाते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके, संरक्षित जल को खेती के उपयोग किया जा सके। राजस्थान के ज़िले जैसलमेर में खादीन व अन्य क्षेत्रों में जोहर इसके उदाहरण हैं। जोहर व खादीन किसके उदाहरण हैं, तो वर्षा जल संग्रहण के उदाहरण है, जिसमें खेत में गड्ढे बनाकर पानियों को इकट्ठा कर लिया जाता है, पानी को, जिससे क्या हो, जिससे ये पानी बाद में उपयोग किए जा सकें। क्लियर हो गया होगा। ये सब वाटर हार्वेस्टिंग के तरीके हैं। देखिए ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है, आप भी जल संग्रहित कर सकते हैं। ओके, अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या जहाँ पर वर्षा कम होती वहीं के लोगों का संग्रहण का तरीका होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। आप अगर मिथिलांचल क्षेत्र में आएंगे, उत्तरी बिहार में, तो सबसे ज़्यादा देश भर में तालाब हमारे यहाँ बनते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ बरसात की कमी नहीं है। फिर भी यहाँ पर बहुत सारे तालाब दिखेंगे आपको, हर गांव में 3, 4, 5 तालाब होते हैं उत्तरी बिहार में। क्यों होते हैं? वर्षा जल को संरक्षित करने का एक तरीका होता है ना। आगे देखिए और क्या है इसमें, ये तो अलग अलग तरीके दिए हुए हैं, ये आपको नहीं पढ़ना है, अलग अलग केस दिया हुआ है। यहाँ पर दिया हुआ मेघालय की राजधानी शिलांग में छत पर वर्षा जल संग्रहण बहुत ही प्रचलित है, जबकि मासिनराम मेघालय में ही है। दुनिया के सबसे ज़्यादा वर्षा वाले इलाके हैं ये, फिर भी वहाँ पर वर्षा जल संग्रहण जो है वो बहुत ही फेमस है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली एक अलग अलग सिंचाई प्रणाली होती है, जिसमें आप क्या करते हो, बांस के माध्यम से जल को पहुँचाकर, बांस एक पाइप का काम कर सकता है जिसके माध्यम से जल को पहुँचाकर दूरस्थ क्षेत्रों में आप सिंचाई कर सकते हैं। ओके,
और इसमें क्या होता है, पहाड़ के ऊंचे जगहों से जल को बांस द्वारा नीचे तक ले आते हैं। पाइप की जगह पर बांस का उपयोग किया जाता है और कुछ नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं दूर दूर से पानी को कहाँ तक लेके आते हैं, खेत तक लेके आते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत वर्षा जल संग्रहण ढांचों को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। मैंने आपको उदाहरण बताया, तमिलनाडु में आपको छत पर वर्षा जल को संग्रहित करना अनिवार्य है, नहीं तो आपके घर के मैप को सेंसन ही नहीं किया जाएगा। ग्रामीण एरिया में तो मैप सेंसन नहीं करवाना पड़ता, लेकिन किसी नगर पालिका में अगर आप रहेंगे, घर बनवाएंगे, तो नगर पालिका से अनुमति ही लेनी पड़ती है सामान्य तौर पर। तो आपको अनुमति ही नहीं देगी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अनिवार्य है वर्षा जल का आप संग्रहण करेंगे ही करेंगे। इस प्रकार से चैप्टर जो था जल के संरक्षण के बारे में केंद्रित था। अब इसके सवाल को ज़रूर लिखिएगा। अगले वीडियो में हम लोग कृषि चैप्टर को पढ़ेंगे। कुछ तो सीखा होगा ना आपने, सीखने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। हवाई मत बनिए, स्थिरता से चलेंगे, कछुए की चाल चलेंगे तो आप रेस जीत सकते हैं। खरगोश के जैसे सप्ताह में 2 दिन बहुत पढ़ लिया, बाकी दिन पढ़ा ही नहीं, एक एनसीईआरटी उठा के पूरा पढ़ लिया, बाकी पढ़ा ही नहीं, तो फिर उसका कोई बेनिफिट नहीं बनता है। 4 महीने से पढ़ रहे थे, 2 महीने पूरी पढ़ाई छोड़ दिया, चौपट हो गया आपका, कुछ नहीं आपने पढ़ा, कुछ भी याद नहीं रहेगा, एक अक्षर नहीं। एक सप्ताह मैं अगर नहीं पढ़ाऊँ तो मैं भूल जाता हूँ, 1 महीना छोड़ना पढ़ाई तो बहुत ही बड़ी बात है। तो रेगुलर पढ़िए, सप्ताह में 1 दिन आराम कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए, घूम फिर लीजिए, मूवी सिनेमा सब कुछ देखना चाहिए, लेकिन पढ़ाई जो है वो सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, उसके बाद कुछ भी। कैरियर बनाना बहुत मुश्किल होता है गुरु, ध्यान दे दीजिए, यही समय है पढ़ने का। थोड़े दिनों बाद तो सभी लोग ही पढ़ेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगले चैप्टर में हम लोग कृषि को समझेंगे। उसको समझेंगे इसलिए क्योंकि वो आपके मुंह में जो उंगलियाँ जाती है भोजन, उसके लिए आवश्यक है। इस सवालों को ज़रा लिखने की कोशिश कीजिएगा, ज़रा डिटेल में लिखिएगा जब भी आप एनसीईआरटी के सवाल लिखते। बच्चों जैसे मत लिखा कीजिए, परिभाषा लिखकर छोड़ देते हैं कई सारे बच्चे, ये गलत होता है। जब आपसे मैं एनसीईआरटी के सवाल पूछता हूँ उसका मतलब होता है 100 वर्ड में कम से कम हर सवाल को लिखिए। एक दिन में 7 सवाल में लिखवाता हूँ एनसीईआरटी ग्रुप में, ठीक है? तो लिखिएगा इन सब सवालों को, और ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम पर मुझसे मैसेज कीजिए, आपको ज्वाइन करवा दूँगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। ओके।